मिस्टर और मिसेस शर्मा अपनी बेटी प्रीति के साथ लुधियाना में रहते हैं। घर में किसी भी चीज की कोई कमी न थी। प्रीति बड़े लाड प्यार में पली बढ़ी थी, पर अब उसकी मनमर्जियां कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगी थी। अरे ज्योत्सना, कहाँ हो? बहुत जोर की भूख लगी है। मम्मा तो सो रही होंगी पापा। या पता नहीं, मैं जाकर देखूं क्या? अरे अरे मेरी लाडो, तू परेशान ना हो। कोई बात नहीं, मैं बना लेता हूं नाश्ता, फिर तीनों मिलकर खाएंगे। तभी कुछ देर में बाहर से ज्योत्सना हाथ में 2-2 थैलियां लेकर आती है। जी, ये आप नाश्ता क्यों बना रहे हैं? मैं नाश्ते के लिए समोसे कचौरियां लाने ही तो गई थी बाजार। प्रीति को बताया तो था मैंने। तू भूल गई प्रीति? ओह, आपने ऐसा कहा था क्या? मैं ना रील्स बना रही थी, मम्मा को मैंने सुना ही नहीं। अच्छा छोड़ो, अब नाश्ता आ गया है तो खा ही लेती हूँ। प्रीति सोफे पर पैर फैलाए दोनों हाथों में समोसे कचौरियां लिए खाने लग जाती है। हे भगवान, तुझे वॉशिंग मशीन का नल बंद करने को बोला था, वो भी नहीं किया होगा। ज्योत्सना भागती हुई बाथरूम में जाती है, जहां फर्श पर चारों तरफ पानी ही पानी होता है। ज्योत्सना का पैर फिसल जाता है और वो गिर पड़ती है। हाय मेरी कमर। इस लड़की को काम बोलो और रो लो। ऐसा ही चलता रहा तो कौन करेगा इससे शादी? अरे भाग्यवान, चिंता क्यों करती हो? जिम्मेदारियां आने से सब में बदलाव आ जाता है। मेरा दोस्त है ना मिश्रा जी, उनका एक बेटा है अरुण। मैं उससे प्रीति की शादी की बात चलाता हूँ। मिश्रा जी के बेटे अरुण को प्रीति पसंद आ जाती है और चट मंगनी पट ब्याह कर प्रीति अरुण के घर आ जाती है। अरे बहू, गृह प्रवेश के पहले तुम अंदर नहीं आ सकती। मैं चावल का कलश लेकर आती हूँ। निर्मला चावल का कलश लेकर आती है और प्रीति के पैरों में रखती है। अरे अरे मम्मी जी, ये क्या किया आपने? प्रीति फौरन कलश को हाथ में उठा लेती है और चावल अपने हाथ में निकालकर उसे सूंघती हुई कहती है, हाय क्या खुशबू है इसकी ना। आप फ्राइड राइस बनाओ मम्मी। वाओ, चाइनीज राइस, यम्मी, मुझे बहुत पसंद है। भूख भी बहुत जोरों की लगी है। ये कहकर बिना कुछ सोचे समझे प्रीति घर की दहलीज लांघ कर अंदर आ जाती है और कमरे की ओर चल देती है। बहू के नाम पर कैसी झल्ली लड़की को ले आया अरुण। घर चलाना तो दूर की बात है, ये तो सास को ही चाइनीज राइस बनाने को कह गई। तेरी किस्मत पर तो मुझे तरस आ रहा है निर्मला। उसे ये रीति रिवाज की ज्यादा समझ नहीं है चाची जी, मैं देखता हूँ। अरुण किसी तरह माहौल को संभालता है, पर चीजें कहाँ सुधरने वाली थी। अगली सुबह अजीब ढंग से साड़ी को खुद पर लपेटे प्रीति सबके सामने आती है। ये क्या पहन लिया बहू तूने? तेरी मुंह दिखाई पर सब आने वाले हैं, ढंग के कपड़े पहन ले। अरे मम्मी जी, ये साड़ी ही तो है। मम्मा ने बोला था कुछ दिन साड़ी पहनना, फिर जो मर्जी आए वो पहन लेना। मैंने तो पहनने के लिए मिनी ड्रेसेस, हॉट प्लांट सब लेकर आई हूँ। प्रीति की बात सुन निर्मला अपना सिर पीट लेती है। बहू, ऐसे साड़ी नहीं पहनते। अरे मम्मी जी, मैंने बहुत ट्राई किया, फिर मैं थक गई तो साड़ी को काटकर 2 हिस्सों में कर दिया। एक तो ऊपर लपेट लिया, एक को नीचे। प्रीति एक सूट पहनकर आ जाती है और पहली रसोई बनाने किचन में जाती है। अब मीठे में क्या बनाऊं? आइडिया। ओह वाओ, आई एम सो टैलेंटेड। ऐसा मीठा तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। प्रीति ट्रे में बहुत सारे ग्लासेस लिए सबके सामने जाती है, जहां मोहल्ले की कई औरतें बैठी हुई थी। बड़ी गुणवान बहू है, सबके लिए पानी लेकर आई है। नहीं नहीं आंटी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये तो मेरी पहली रसोई है, ट्राई तो कीजिए। सबने ट्राई तो किया, पर मुंह बनाकर या हंसकर सब चलते बने। अब किसने सोचा होगा कि अपनी पहली रसोई में प्रीति पानी में चीनी मिलाकर सबको पिला देगी। निर्मला की सबके सामने थू थू हो गई। कुछ दिनों बाद सभी शॉपिंग पर जाते हैं, जहां मॉल में निर्मला को उसकी एक पुरानी सहेली दिखती है। अरे मम्मी जी, देखिए तो, ये वही आंटी है ना जिसके लिए आप बता रही थी कि 1 नंबर की भिखमंगी है, एक पैसा नहीं छूटता इसके हाथों से। अरे बहू धीरे बोल, वो सुन लेगी। और प्रीति की गूंजती हुई धीमी आवाज शांति सुन ही लेती है और निर्मला के पास आकर कहती है, अरे निर्मला, बेटे की शादी कर भी ली और मुझे बुलाया भी नहीं। कैसे बुलाती आंटी, आप खाली हाथ जो आ जाती हो, है ना मम्मी जी? बहू, अरे नहीं शांति, ये तो पागल है, कुछ भी बोलती है।
मैंने तो कहा था शांति तो अमीरों की पार्टी में जाती है, हमारी पार्टी में कहाँ आ पाएगी वो। नहीं नहीं मम्मी, आपने बोला था वो भिखमंगी है। बोला था ना, झूठ नहीं मम्मी जी, भूल गई होंगी आप। बहुत हुई बेइज्जती मेरी। निर्मला, अब मैं जा रही हूं। ये क्या किया तूने बहू? अच्छा है ना मम्मी, जाने दो, रुकती तो शॉपिंग का बिल तुमसे ही भरवाती। कुछ दिनों बाद। कुछ दिनों के लिए मैं काम से फौरन जा रहा हूँ, घर का ख्याल रखना। अरुण काम से बाहर चला जाता है और उसी रात ठीक 2 बजे सभी सो रहे होते हैं और रोज की तरह प्रीति आराम से अपने कमरे में फोन चला रही होती है। तभी उसे ऐसा लगता है मानो खंबे से कोई उसके घर पर चढ़ने की कोशिश कर रहा हो। ये कैसी आवाज है? मानो कोई पाइप के सहारे ऊपर चढ़ना चाह रहा हो। प्रीति खिड़की से झांकती है और एक चोर को घर पर चढ़ते हुए देख लेती है। वो फौरन पुलिस को कॉल लगा देती है और अपने कमरे को बाहर से बंद कर अपनी सास को जगा देती है। तुम्हारे ससुर जी भी घर पर नहीं है, जब तक पुलिस आएगी इस चोर के साथ ही घर में ना घुस जाए बहू। टेंशन नॉट मम्मी जी, आप तेल गरम कीजिए, चिली स्प्रे मेरे पास है, मैंने सभी खिड़की दरवाजे बंद कर दिए हैं, हम छत से उन पर वार करेंगे। प्रीति छत से चोरों पर गरम गरम तेल और स्प्रे डाल देती है, जिसके कारण वो ऊपर नहीं चढ़ पाते। तब तक पुलिस आकर उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। निर्मला जी, आप बहुत लकी हैं, आपकी बहू का प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ही अच्छा है। मैं तो आज तक तुझे नाकारा समझती रही, पर तू तो बड़ी समझदार है बहू। मेरी हरकतों को सब कुछ अलग ही समझ लेते हैं मम्मी जी, पर चीजें होती कुछ और है। याद है मेरे गृह प्रवेश के दिन मुझे लगा चावल वेस्ट होंगे, उससे अच्छा मैं कुछ बना लूं। साड़ी मुझे पहननी नहीं आती, पर लोग आपको बातें न सुनाए तो जैसे तैसे ही सही मैंने साड़ी पहन ली। और पहली रसोई पूरी करनी थी तो अपने हिसाब से मैंने उस नियम को भी पूरा किया। मैं समझ गई बहू, तू मन की बड़ी सीधी है और सबसे बहुत प्यार करती है। थोड़े बहुत काम नहीं आते तो क्या हुआ? जब मैं शादी करके आई थी तो मुझे भी कहाँ आता था कुछ। तेरा मन इतना कोमल है, और फिर चाहिए ही क्या। तो हम एक कुक रख ले मम्मी जी, फिर आप भी फ्री। वाह रे मेरी पगली बहू। अब निर्मला का परिवार हंसी खुशी रहने लगा। शारदा अपने 7 साल के बेटे सुमित को बहुत प्यार करती थी, लेकिन शारदा के लाड प्यार में सुमित बिगड़ता जा रहा था। शारदा की एक आंख पत्थर की थी, जिसके कारण सुमित के दोस्त उसे अंधी का बेटा कहकर चिढ़ाते थे, जिससे सुमित दोस्तों के सामने शर्म महसूस करता था। लेकिन शारदा अपने बेटे सुमित पर जान छिड़कती थी। शारदा, तुमने अपने लाड़ प्यार में अपने बेटे सुमित को सिर पर चढ़ा रखा है। आज फिर उसने शर्मा जी के बेटे को मारा है। तुम तो घर में रहती हो, बाहर मुझे लोगों की शिकायतें सुननी पड़ती हैं। संभालो अपने बेटे को, वरना बहुत पछताओगी। अरे आप तो यूं ही उसके पीछे पड़े रहते हैं। सुमित अभी बच्चा है, जब बड़ा होगा तो संभल जाएगा। शारदा, अच्छी आदतें बचपन में ही सिखाई जाती हैं, जो आगे चलकर काम आती हैं। लेकिन तुमने तो उसे कुछ भी नहीं सिखाया। कैसे लोगों से बात करनी है, और पढ़ाई तो वो करता ही नहीं है। क्या तुम्हें उसके भविष्य की चिंता नहीं है? तभी सुमित बाहर से घर आता है। माँ, मुझे एक गिलास पानी दो, और कल स्कूल जाने के लिए मेरा बैग तैयार कर दो। सुमित, खुद से जाकर पानी लो, और अपना स्कूल बैग भी खुद ही तैयार करो। आप रहने दीजिए, आप बाहर जाइए और राशन लेकर आइए। चल बेटा, तू अपने कमरे में चल, मैं तेरे लिए पानी लाती हूँ। विकास एक सरकारी कंपनी में ऑफिस असिस्टेंट की जॉब करता था। वो चाहता था कि उसका बेटा सुमित पढ़ लिख कर अफसर बने, लेकिन सुमित का पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। वो बहुत शरारती था और धीरे धीरे उसकी ये शरारत उदंडता और बदतमीजी में बदलती जा रही थी, और शारदा उसकी गलतियों पर पर्दा डाल देती थी। शाम को जब विकास सामान लेकर घर आता है। सुमित बेटा, तुमने होमवर्क कर लिया? जी पिताजी। लाओ अपनी कॉपी दिखाओ। सुमित कॉपी लेकर आता है। ये क्या, तुमने तो होमवर्क नहीं किया है। और आज तुम्हारी क्लास टीचर का फोन आया था, कह रही थी कि तुम टेस्ट में फेल हो गए हो। अरे अगली बार पास हो जाएगा। शारदा, तुम इसे जिंदगी में आगे नहीं बढ़ते देखना चाहती हो क्या? मेरा क्या है, रिटायर होने के बाद पेंशन से गुजारा कर लूंगा। कभी सोचा है कि ये अपनी जिंदगी कैसे चलाएगा? धीरे धीरे समय बीतता गया और सुमित की बदतमीजियां बढ़ती गईं। सुमित अब बड़ा हो गया था। बचपन में सुमित की जो शैतानियां शारदा को अच्छी लगती थी, अब वही शैतानियां उसे बुरी लगने लगी थी। सुमित शराब और जुए में डूबता चला गया।
बचपन के शब्द माँ पिताजी अब मॉम डैड में बदल गए थे। सुमित बेटा, अब तेरी शादी की उम्र हो गई है, कोई नौकरी ढूंढ ले तो हम तेरी शादी कर देंगे। इससे कौन लड़की शादी करेगी? कोई भी माता पिता शराबी जुआरी को अपनी बेटी नहीं देगा। मॉम, मैंने लड़की पसंद कर ली है, ठीक है? आप लोगों को तकलीफ करने की जरूरत नहीं है, ओके? दरअसल हमने तो कोर्ट मैरिज भी कर ली है। सुमित की बात सुनकर शारदा और विकास स्तब्ध रह गए थे, लेकिन बेटे के आगे कुछ और बोल नहीं पाए। अगले दिन सुमित अपनी पत्नी को लेकर घर आता है। मॉम डैड, ये मेरी पत्नी मीना है, अब ये यहीं रहेगी हमारे साथ। रुक जा जरा, मैं बहू की आरती तो उतार लूं। ओफो मॉम, अब अपना ये पिछड़ा पुराना नाटक बंद कर दो, हमें चैन से जीने दो। इतना कहकर सुमित शारदा को धक्का दे देता है और मीना को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। शारदा गिरते गिरते बची थी। विकास ने उसे संभाल लिया। शारदा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि सुमित को ज्यादा लाड़ प्यार मत करो, लेकिन तुमने मेरी नहीं सुनी। दूसरे दिन। सुमित बेटा, कोई जॉब वगैरह ढूंढ रहे हो? अब तुम्हें अपनी गृहस्थी की गाड़ी चलानी है, अब तुम अकेले नहीं हो। फॉर डैड, मुझे जॉब ढूंढने की क्या जरूरत है? आपकी पेंशन है ना? इतना कहकर सुमित अपने पिता विकास के पर्स से एटीएम कार्ड निकाल लेता है। ये क्या कर रहे हो सुमित? तुम्हारे पिताजी के पैसे हमारे बुढ़ापे का सहारा है। तू चुप रह बुढ़िया, अंधी औरत कहीं की, चल जा यहां से। इतना कहकर सुमित पास पड़ी कुर्सी उठाकर शारदा पर हमला कर देता है। शारदा जमीन पर गिर जाती है। उसे बहुत चोट लगी थी, उसके सिर से काफी खून बह रहा था। नीच, ये क्या किया तुमने? अपनी मां को चोट पहुंचाई। इससे कह दो मेरे मामलों में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। विकास किसी तरह से शारदा को ऑटो रिक्शा में बिठाकर अस्पताल ले जाता है। वहां शारदा का इलाज होता है। शाम को दोनों घर आ जाते हैं। चल बुढ़िया, मेरे और मेरी बीवी के लिए बढ़िया सा डिनर तैयार कर। हम लोग लेट नाइट फिल्म देखने जा रहे हैं। खाना टेबल पर रख देना और हमारा इंतजार मत करना। सुमित, शारदा की हालत ऐसी नहीं है कि वो खाना बनाए। खाना नहीं बना सकती तो निकल जा मेरे घर से, हम बाहर से खाना ऑर्डर कर लेंगे। तुम्हारे इकलौते बेटे के प्रेम ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। तुम्हारे कहने पर यह घर मैंने सुमित के नाम किया था और आज वही हमें घर से निकाल रहा है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने बचपन से इसकी गलतियों को सुधारा होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। अब हम कहाँ जाएंगे? शारदा किसी तरह से बेटे बहू के लिए खाना बनाती है और टेबल पर रखकर दोनों पति पत्नी सो जाते हैं। रात में सुमित और मीना घर आते हैं। सुमित जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, जिससे विकास और शारदा की भी नींद खुल जाती है। अंधी औरत, तुझे इतना भी नहीं पता है कि खाने में कितना नमक और कितना मिर्च डालना है? तेरी एक आंख ही खराब है ना, दूसरी तो ठीक है ना? सुमित, तेरी इतनी हिम्मत! और विकास सुमित को एक थप्पड़ मारता है। डार्लिंग, अब तो हद हो गई, अब इन दोनों को घर से बाहर करो, बहुत हो गया। सुमित और मीना दोनों शराब के नशे में धुत थे। सुमित ने उसी समय शारदा और विकास को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। निकल जा मेरे घर से। शारदा फूट फूट कर रोने लगती है। बेटा, हम कहाँ जाएंगे? हमें यही रहने दो। कहीं भी जाओ, लेकिन हमें चैन से जीने दो। शारदा और विकास एक बस स्टैंड के नीचे रात गुजारते हैं। अगली सुबह दोनों एक मंदिर की धर्मशाला में पनाह लेते हैं और वहीं रहने लगते हैं। गुजारा करने के लिए विकास सड़कों पर लोगों की गाड़ियां साफ करने लगता है। इधर बैंक में लाइफ सर्टिफिकेट न देने के कारण विकास की पेंशन रुक गई थी। ओह, ये पेंशन क्यों रुक गई? बैंक जाकर पता करो। सुमित बैंक जाकर पता करता है और पूरा मामला समझ आने के बाद अपने माता पिता की तलाश में निकल पड़ता है। काफी तलाश करने के बाद सुमित को विकास सड़क के उस पार गाड़ी साफ करता हुआ दिखाई पड़ता है। विकास के पास जल्दी पहुंचने के चक्कर में सुमित सड़क पार कर रहा था कि तभी तेज रफ्तार कार ने सुमित को टक्कर मार दी। ये सब विकास देख लेता है। सुमित सड़क पर गिरकर बेहोश हो गया था। सुमित के आसपास लोगों की भीड़ लग गई थी। विकास वहां खड़े लोगों से आरजू मिन्नतें करने लगता है कि वो सुमित को अस्पताल पहुंचाने में उसकी मदद करे। बेटा, मेरी मदद करो, इसे अस्पताल पहुंचाने में मेरी मदद कर दो। हाँ हाँ अंकल, जरूर। उस लड़के की मदद से विकास सुमित को अस्पताल पहुंचाता है। डॉक्टर सुमित का इलाज करते हैं। विकास ने फोन करके शारदा और मीना को अस्पताल बुला लिया था।
सुमित को जब होश आया तो उसने अपने माता पिता और पत्नी को अपने पास खड़ा पाया। आप अभी उठने की कोशिश मत कीजिए। आपके एक पैर में फ्रैक्चर है। कम से कम 1 महीने तक आपको बेड रेस्ट की जरूरत है। वो तो आपके पिताजी आपको सही समय पर यहां ले आए, वरना इंटरनल ब्लीडिंग ज्यादा होने की वजह से आपकी जान भी जा सकती थी। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आप दोनों के ऊपर बहुत जुल्म किए हैं। बेटा, माफी अपनी मां से मांगो। तुम इसे अंधी कहते हो ना। आज मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हारी मां की एक आंख कैसे चली गई। बचपन में खेलते हुए तुम झूले से गिर गए थे और सड़क पर गिर गए थे। वहां पहले से कांच के टुकड़े गिरे हुए थे जो तुम्हारी आंखों में चुभ गए थे। तुम्हारी एक आंख की रोशनी चली गई थी। तुम्हारी मां ने अपनी एक आंख तुम्हें देकर तुम्हारी आंख की रोशनी तुम्हें लौटा दी। यही नहीं, एमबीए में तुम्हारा एडमिशन कराने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। तुम्हारी मां ने अपने गहने बेचकर तुम्हारा एडमिशन करवाया। सुमित हाथ जोड़कर शारदा से माफी मांगता है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हें इतनी तकलीफ दी और तुमने उफ तक नहीं की। माँ तो माँ होती है बेटा। मैंने तो तुम्हें बहुत पहले ही माफ कर दिया था बेटा। सुमित को अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है और चारों घर आ जाते हैं। 1 महीने के बेड रेस्ट के बाद सुमित के पैरों की पट्टी खुलती है और सुमित अपने लिए जॉब की तलाश में निकल पड़ता है।